एंड वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आज हम मजदूरी के संबंध में चर्चा करेंगे। मजदूरी कैसे निर्धारित होता है? कोई व्यक्ति किसी फैक्ट्री में काम करता है या किसी जगह पे काम करता है, तो उसको कितना वेज दिया जाए, कितना उसके बदले में उसको पैसे दिए जाएं, इसका निर्धारण कैसे होता है? कोई लेबर सड़क बना रहा है, कोई लेबर मकान बना रहा है, कोई लेबर कंप्यूटर बना रहा है, कंप्यूटर की फैक्ट्री में है, कोई लेबर लकड़ी के फैक्ट्री में है, मेज कुर्सियां बना रहा है। तो उनको पैसे कितना दिया जाए, ये कैसे निर्धारित होता है? इसी के संबंध में हम अब इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। ये 2-3 वीडियो तक जाएगा और चूंकि वेज का थ्योरीज काफ़ी बड़ा है, हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे। जो पहले थ्योरीज दिए गए थे, शुरू शुरू में सबसे पहले जो थ्योरी दिए गए, उसके बाद फिर बहुत सारे थ्योरीज दिए गए। तो 18वीं शताब्दी में सबसे पहले थ्योरीज दिया गया था वेज पे। तो उस संबंध में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद आधुनिक अर्थशास्त्रियों तक वेज थ्योरी क्या कहती है, उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो मजदूरी के सिद्धांत या वेज थ्योरीज के संबंध में चर्चा करते हुए हम सबसे पहले शुरू करेंगे मजदूरी के प्राकृतिक अथवा जीवन निर्वाह सिद्धांत। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, जीवन निर्वाह सिद्धांत। उसके बाद आया मजदूरी के रहन सहन स्तर का सिद्धांत। उसके बाद मजदूरी कोष का सिद्धांत, वेज फंड थियरी आया। तो इस वीडियो में हम ये 3 सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। फिर इसके आगे के सिद्धांतों का अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मजदूरी के सिद्धांत में मजदूरी के प्राकृतिक अथवा जीवन निर्वाह सिद्धांत से शुरू करते हैं और इसके संबंध में जो जीवन निर्वाह सिद्धांत है, उससे पहले हम मजदूरी के संबंध में मजदूरी क्या होता है और मजदूरी कैसे तय होता है, इसके संबंध में जान लें थोड़ा, इसका परिभाषा और अर्थ। तो कुल उत्पादन का वह भाग जो मजदूर को उत्पादन की क्रिया में उसकी सेवाओं के लिए दिया जाता है, उसे मजदूरी कहते हैं। ठीक है, श्रम के त्याग का प्रतिफल है यह। मजदूरी क्या है? श्रम के त्याग का प्रतिफल है। श्रम क्या त्याग करता है? श्रम अपने आराम का त्याग करता है। ठीक है, अपने आराम का त्याग करता है, क्योंकि यदि वो काम नहीं करता तो आराम करता। तो आराम का त्याग करके वो किसी फर्म में काम करता है, किसी निगम में काम करता है या किसी फैक्ट्री में काम करता है ना, किसी संगठन में काम करता है, तो उसके बदले उसे जो भी प्रतिफल दिया जाता है, उसे हम मजदूरी कहेंगे। जैसे श्रमिक किसी सड़क बनाने के कार्य में कार्य कर रहा है, तो उसके उसके बदले 1,000 रुपये दिए जाते हैं, तो वो उसकी मजदूरी हुई। ठीक है, या किसी घर बनाने में अपना योगदान दे रहा है, तो उसके बदले में उसे जो पैसे मिलेंगे, वो उसकी मजदूरी है। मान लो वो अपने खेत में काम करता है, तो उसको तो कोई मजदूरी नहीं दे रहा है, लेकिन उस खेत में जो उत्पादन होगा, है ना, यदि 10 किलो टमाटर पैदा होता है उस खेत से, तो वो उसकी मजदूरी हुई। तो जो भी श्रमिक जो कार्य करता है और उसके बदले जो उसको प्राप्त होता है, उसे हम मजदूरी कहेंगे। ठीक है, मार्शल ने यहाँ पे परिभाषित किया। मार्शल ने ये कहा कि श्रम को सेवाओं के लिए दिया गया मूल्य ही मजदूरी है। उसकी सेवाओं के बदले दिया जाने वाला मूल्य मजदूरी कहलाता है। तो मजदूरी के लिए अब तक के अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। हम वन बाय वन यहाँ पे 3 सिद्धांतों को कवर करेंगे और इसके बाद हम सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत देखेंगे। फिर उसके बाद आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने किस प्रकार से मजदूरी को डिफाइन किया, उसको उस पे हम चलेंगे। तो मजदूरी का जो पहला सिद्धांत है वो है मजदूरी का प्राकृतिक सिद्धांत या जीवन निर्वाह सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे पहला सिद्धांत दिया गया मजदूरी के संबंध में। तो क्योंकि जो लेबर होता है वो किसी भी उत्पादक के लिए एक जरूरी इनपुट होता है। बिना लेबर का कोई भी उत्पादन नहीं कर सकते हैं। आप देखते होंगे हर किसी फैक्ट्री में, हर किसी फर्म में, हर किसी संगठन में लेबर का होना जरूरी है, श्रमिक का होना जरूरी है। और श्रमिक के मजदूरी पे अनेक सिद्धांत और अनेक विचारधारा प्रतिपादित हुई। कार्ल मार्क्स ने उस पर पूरा दास कैपिटल लिख दिया। तो बहुत सारे उस पर थ्योरीज दिए गए। तो मजदूरी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स में। एक पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें अभी समझ लेना आवश्यक है। और एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा
मजदूरी का, तो हमें पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जीवन निर्वाह सिद्धांत, आयरन लॉ ऑफ वेज, सबसे पहले इसको 18वीं शताब्दी में प्रतिपादित किया। टर्गट ने प्रतिपादित किया था इसको, फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे। टर्गट फ्रांस के अर्थशास्त्री थे, फ्रांस में इनका जन्म हुआ था, और बहुत ही इंटेलिजेंट व्यक्ति थे। और इनका जन्म 1700, जो टर्गट थे, सॉरी, तो टर्गट फ्रांस में इनका जन्म हुआ था, और इनका जन्म 1727 में इनका जन्म हुआ था। किसका? टर टर्गोट का। टर्गोट का जन्म 1927 में हुआ था। और इनको पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी पकड़ थी। पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, क्योंकि उस समय इकोनॉमिक्स कोई सब्जेक्ट नहीं था, अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था इकोनॉमिक्स। वो एक राजनीति विज्ञान का ही एक भाग के रूप में, एक पार्ट के रूप में पढ़ाया जाता था। इकोनॉमिक्स अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं था। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इनकी बहुत तेज थी, और इसमें वो बहुत तेज थे। और उस समय के पेरिस में, मतलब फ्रांस में, बहुत ही बड़े बुद्धिजीवी माने गए, फिलोसफी के बहुत जानकार थे। तो उन्होंने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था 1727 में। और 1727 में इनका जन्म हुआ था। और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, एमपी, सांसद बने। बाद में ये पहले मिनिस्टर भी बने, फ्रांस के पहले मिनिस्टर थे ये, टर्गोट। और ये 1774 में स्पीकर बने, संसद के पार्लियामेंट के स्पीकर बने। तो ये इनकी जर्नी है। तो बहुत ही उस समय बहुत ही बुद्धिजीवी थे, बहुत ही अ, अ, राजनीतिक, बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। तो इसलिए वो सांसद बने, फिर उस संसद के स्पीकर भी बने, मिनिस्टर बने। तो राजनीति में बहुत अच्छी पकड़ थी, और चूंकि पढ़े लिखे थे और बहुत ही जानकार थे, तो उनको उतना स्पेस मिलता गया, और आगे बढ़ते गए। तो इन्होंने उस समय देखा कि यूरोप में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो समस्या पैदा हो रही है। समस्या ये पैदा हो रही है कि लोगों को खाने के लिए भोजन चाहिए, और भोजन लगातार कम होता जा रहा है। क्योंकि किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि लोगों को भोजन मिले, उनको पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो। क्योंकि जीवन के लिए सबसे जो पहला जरूरी है चीज है, वो है भोजन। उसके बाद कपड़ा और मकान आया, सबसे पहले भोजन आया। तो भोजन की प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया, और सिद्धांत में इन्होंने ये कहा कि पॉपुलेशन जब बढ़ती है, तो पॉपुलेशन, जनसंख्या, पॉपुलेशन, ध्यान से देखना, ध्यान से देखने से ये होगा कि कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि हर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। तो जितना ही ध्यान से देखेंगे आप, उतना ही आपको कंसेप्ट एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो इन्होंने देखा कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या जब तेजी से बढ़ती है, तो सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि श्रमिकों की पूर्ति, यानी कि मजदूरों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। ठीक है, सप्लाई ऑफ लेबर, लेबर भी तेजी से बढ़ती है। जब सप्लाई ऑफ लेबर तेजी से बढ़ती है, यानी कि मजदूरों की संख्या तेजी से बढ़ती है, तो किसी भी चीज की जब पूर्ति ज्यादा होती है, तो उसकी कीमत कम होती है। तो मजदूरों की कीमत क्या है? मजदूरी, वेज से वो खरीदे जाते हैं, मजदूरी देकर ही उन्हें खरीदे जाते हैं। तो वेज उनका कम होता है, एक तरफ, पहला। दूसरा, कि हम जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के लागू होने के कारण, यानी कि उत्पादन में ह्रास नियम लागू होता है। जब हम प्रोडक्शन पढ़ रहे थे, तो प्रोडक्शन में हमने देखा था कि उत्पादन का तीसरा नियम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो किसी भी उत्पादन प्रक्रिया में अंत में
उत्पादन गिरता ही है, ठीक है, गिरते हुए दर से बढ़ता है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशन या उत्पादन का ह्रास नियम लागू होने के कारण जो खाद्यान्न का उत्पादन है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्या है, वो गिरता है। जनसंख्या के स्पीड से जनसंख्या बढ़ती है तेजी से, लेकिन उस स्पीड से खाद्यान्न नहीं बढ़ता है, खाद्यान्न गिरते हुए स्पीड से बढ़ता है, यानी कि खाद्यान्न कम होता है। में जब कमी आती है तो क्या होगा, खाद्यान्न में कमी होने से खाद्यान्न की कीमत बढ़ती है, प्राइस ऑफ फूड क्या होगा, बढ़ेगा। प्राइस ऑफ फूड के बढ़ने से क्या होगा, जो वास्तविक मजदूरी है या रियल वेज है वो कम होगा। एक होता है मौद्रिक मजदूरी, एक होता है रियल वेज, वास्तविक मजदूरी। तो मौद्रिक मजदूरी तो मुद्रा के रूप में जो 1,000 2,000 जो प्राप्त हुआ मजदूर को, वो मौद्रिक मजदूरी हो गई। लेकिन वास्तविक मजदूरी, उस मौद्रिक मजदूरी से कितना वो भोजन खरीद पा रहा है, कितना फूड खरीद पा रहा है, वो उसकी वास्तविक मजदूरी है। ठीक है, तो यदि फूड की कीमत बढ़ जाएगी तो उसको निश्चित रूप से कम फूड मिलेगा। जैसे कि मान लो कि यदि फूड की चावल की कीमत 10 रुपये प्रति किलो है, ठीक है, और मजदूर को 100 रुपये मजदूरी मिला मुद्रा के रूप में, और चावल की कीमत 10 रुपये प्रति केजी है, 1 केजी है, तो कितना किलो खरीद पाएगा, 10 रुपये कीमत है 1 किलो का, तो 10 किलो खरीद पाएगा 100 रुपये में। यदि कीमत बढ़ गई, 20 रुपये में अब 1 किलो मिलता है, अब कितना खरीदेगा, मजदूरी वही है 100 रुपये, तो कितना खरीदेगा, तो अब 5 किलो ही मिलेगा। तो यही इसीलिए कहा जा रहा है कि रियल वेज कम हो जाएगी। ये क्या है, 10 किलो 5 किलो क्या है, ये रियल वेज है। ठीक है, तो वस्तुओं के रूप में जो प्राप्त होता है वो रियल वेज होता है। तो ये दो तरफ से प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। एक तो पॉपुलेशन बढ़ने से श्रमिकों की पूर्ति बढ़ेगी, श्रमिकों की पूर्ति बढ़ेगी तो उन्हें मजदूरी कम मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे मजदूर हैं, तो कोई ज्यादा मजदूरी क्यों देगा, उसे कम मजदूरी में ही मजदूर तैयार हो जाएंगे काम करने के लिए, तो मजदूरी घटती है। दूसरी तरफ उत्पादन जो है फूड का वो कम होता है, गिरता है, तो इसलिए उसकी कीमत बढ़ती है। किसी भी चीज की जब पूर्ति कम होती है, उत्पादन उत्पादन कम होगा तो पूर्ति कम होगी, पूर्ति कम होगी तो उसकी कीमत बढ़ती है। तो कीमत जब बढ़ेगी तो रियल वेज क्या होगा, कम होगा, घटेगा। कैसे कम होगा, ये अभी हमने दिखाया। तो ये एक समस्या हो जाती है। दूसरी तरफ इन्होंने ये कहा कि जो मजदूरी निर्धारण है वो प्राकृतिक सिद्धांत है। मजदूरी निर्धारण का प्राकृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया, और इन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक मजदूरी है वो जीवन निर्वाह के बराबर होगी। प्राकृतिक मजदूरी क्या है, तो प्राकृतिक मजदूरी यह है कि इतनी ही मजदूरी मिल रही है श्रमिकों को कि जो वो उसके जीवन यापन के लिए जरूरी हो, बस उतनी ही मजदूरी मिल रही हो। तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, तो प्राकृतिक मजदूरी जो है, या जीवन निवार मजदूरी, नेचुरल नेचुरल वेज, नेचुरल वेज, या इसको NW कह लिया जाए शॉर्ट में, तो नेचुरल वेज जो जिसे हम कह सकते हैं जीवन निर्वाह मजदूरी के बराबर होता है, या इसको कहते हैं सब्सिस्टेंस लेवल के बराबर होता है। ठीक है, ये नेचुरल वेज होता है। तो नेचुरल वेज या प्राकृतिक वेज उसे कहते हैं जब मजदूर को मजदूरी उसके जीवन निर्वाह के बराबर मिले, अर्थात जैसे उसे इतना मिले कि उसके केवल भोजन के फूड भोजन की जरूरत को पूरा करने भर का ही हो, उस मजदूरी को नेचुरल वेज कहा गया। नेचुरल वेज या मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, यानी कि इतनी मजदूरी ही मिल रही हो उसे कि उसको केवल उसका पेट भरने के लिए है, और किसी तरह से वो जिंदा रहे, इतनी ही मजदूरी उसे मिल रही है, तो इसको हम नेचुरल वेज कहे। तो एक नेचुरल वेज जीवन निर्वाह मजदूरी कहा गया। और जब इसके बराबर ही मजदूरी मिले तो अर्थात मजदूर को बहुत कम मजदूरी मिलेगी, और उसकी एक तरफ तो जनसंख्या बढ़ रही है, और दूसरी तरफ खाद्यान्न की जो उत्पादन है वो घटते जा रहा है, तो इसलिए जो वास्तविक मजदूरी है वो उसकी कम होती जा रही है। इसी बात का समर्थन उन्होंने एडम स्मिथ और उस समय के रिकार्डो, 18वीं शताब्दी के ही ये दोनों अर्थशास्त्री थे,
तो इन्होंने भी उस सिद्धांत का समर्थन किया और इन्होंने उसको बाजार मजदूरी दर से जोड़ दिया। प्राकृतिक मजदूरी दर को बाजार मजदूरी दर से कंपेयर किया, तुलना किया। तो बाजार दर जो है, मार्केट वेज, MW इसको कहते हैं, कह सकते हैं शॉर्ट में मार्केट वेज, और एक था क्या, नेचुरल नेचुरल वेज या जीवन निर्वाह मजदूरी। नेचुरल वेज इसको हम NW कह लें और इसको हम मार्केट वेज कह लें। ठीक है। तो रिकार्डो और एडम स्मिथ ने इसको मार्केट वेज से कंपेयर करके समझाया। इसको ध्यान से देखना तो समझ में आ जाएगा। मार्केट वेज और प्राकृतिक दर, मजदूरी की प्राकृतिक दर और बाजार दर, दो दर से कंपेयर किया और जीवन निर्वाह सिद्धांत का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि जब नेचुरल वेज ज्यादा होगा बाजार मार्केट वेज से, ठीक है, या इसको कह लें कि मार्केट वेज कम होगा नेचुरल वेज से, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन को खाने के लिए मिलेगी ही नहीं, भुखमरी की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि मार्केट वेज ही नेचुरल वेज से भी कम है। मार्केट वेज बाजार में जो प्रचलित दर है, बाजार दर क्या है, जो बाजार में प्रचलित है, जो लोग मजदूर जाता है बाजार में और काम मांगता है और काम के बदले उसे जो मजदूरी दी जाती है, वो बाजार रेट, यानी कि चलन में क्या रेट है, उसको वास्तव में कितनी मजदूरी मिल रही है। तो यदि वो प्राकृतिक मजदूरी से भी कम है मार्केट वेज, तो निश्चित रूप से उसे खाने भर का भी नहीं मिल रहा है। जैसा कि अभी हमने कहा कि नेचुरल वेज या जीवन निर्वाह वेज एक ही बात है, तो जीवन निर्वाह वेज के बराबर ही, जीवन निर्वाह मजदूरी के बराबर भी उसे मजदूरी नहीं मिल रही है, तो निश्चित रूप से उसे बहुत कम मजदूरी मिल रही है, जो उसे जीवन निर्वाह के को पूरा करने के लिए भी नहीं पर्याप्त है। तो ऐसे में उनकी भूखमरी की स्थिति आ जाएगी और ऐसे में जीवन निर्वाह कठिन होगा, और जीवन निर्वाह कठिन होने के कारण इसका असर ये होगा कि जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कम होगा। पॉपुलेशन कम होगा, तो पॉपुलेशन कम होने के कारण क्या होगा, लेबर सप्लाई कम होगा, यानी कि श्रमिकों की पूर्ति, लेबर सप्लाई कम होगा, श्रमिकों की पूर्ति कम होगा। श्रमिकों की पूर्ति जब कम होगी तो निश्चित रूप से वेज बढ़ेगा, क्योंकि मजदूर कम होंगे। मजदूर कम होंगे तो मार्केट में मजदूर मिलेंगे नहीं, मजदूर मार्केट में नहीं मिलेंगे तो उन्हें जो कम मजदूर होंगे वो ज्यादा पैसे मांगेंगे। उन्हें पता है कि हम कम ही है, तो उनको उनको खरीदने वाले ज्यादा होंगे, तो जब खरीदने वाले ज्यादा होंगे तो वो अधिक मजदूरी की मांग करेंगे। किसी भी चीज की जब पूर्ति कम होती है, मांग ज्यादा होता है, तो निश्चित रूप से जब सप्लाई कम होता है और डिमांड ज्यादा होता है, तो उसकी कीमत को क्या होता है, बढ़ाता है, तो वेज बढ़ेगा। और वेज कौन सा, तो मार्केट वेज, मार्केट वेज बढ़ेगा। और ये तब तक बढ़ेगा जब तक ये इसके बराबर ना हो जाए, यानी कि नेचुरल वेज के बराबर ना हो जाए मार्केट वेज। दीर्घकाल में नेचुरल वेज के बराबर होगा मार्केट वेज। एक दूसरी स्थिति क्या हो सकती है, एक दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि नेचुरल वेज से अधिक हो मार्केट वेज, यानी कि मार्केट में जो मजदूरी मिल रही है मजदूरों को, वो अधिक मिल रही है, ज्यादा मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में इसका असर ये होगा कि लोगों को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, लोगों को ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो लोगों में संतान उत्पत्ति की प्रवृत्ति बढ़ेगी, ऐसा इन अर्थशास्त्रियों ने कहा। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा। और जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो लेबर की सप्लाई है, लेबर की जो सप्लाई है, यानी कि श्रमिकों की जो पूर्ति है, वो बढ़ेगी। तो श्रमिकों की पूर्ति हम जानते हैं कि सप्लाई जब ज्यादा होता है डिमांड से, तो प्राइस क्या होता है, राइज करता है, बढ़ता है। तो इनका वेज सॉरी प्राइस घटता है, तो इनका वेज क्या होगा, कम होगा, क्योंकि मार्केट में मजदूर ज्यादा मिलेंगे, तो उनको ज्यादा मजदूर मिलेंगे, तो जब डिमांड उनकी कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो उनको कम मजदूरी में खरीदा जाएगा, तो मजदूरी घटेगी। मजदूरी कौन सी घटेगी, वही मार्केट वेज होगा। तो मार्केट वेज क्या होगा, कम होगा। तो दैट मीन्स की मार्केट वेज कम होने से क्या होगा, ये तब तक कम होगा जब तक ये नेचुरल वेज के बराबर, यानी कि जीवन निर्वाह वेज के बराबर ना हो जाए। तो कुल मिला के
लॉन्ग टर्म में यानी कि दीर्घकाल में जीवन निर्वाह मजदूरी बराबर होगी बाजार मजदूरी के, और ऐसी स्थिति में संतुलन होगा, मजदूरी संतुलित होगी और मजदूर को जीवन निर्वाह मजदूरी ही प्राप्त होगी। तो ये चीज यहाँ पर भी लिखा गया है, अर्थात प्राकृतिक दर वह दर है जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। जो मजदूरी दूसरी ओर मजदूरी की बाजार दर वह दर है जो बाजार में प्रचलित है, जिस पर श्रमिक कार्य करते हैं। तो श्रमिकों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी के कारण मजदूरी की बाजार दर तथा प्राकृतिक दर में अंतर हो सकता है, पर दीर्घकाल में दोनों बराबर होंगे। दोनों कैसे बराबर होंगे अभी हमने आपको समझाया। तो ये था मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत जो टर्गट ने दिया था। इसके बाद मजदूरी के रहन सहन स्तर का सिद्धांत, उसके बाद मजदूरी के रहन सहन स्तर का सिद्धांत आया। ये कोई बड़ा सिद्धांत नहीं था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर देना जरूरी है। यह सिद्धांत कहता है कि मजदूरी का जो जीवन निर्वाह सिद्धांत है, जिसकी चर्चा अभी हमने पहले की, वह बहुत ही निराशावादी दृष्टिकोण है। और इसके अर्थशास्त्रियों ने, इसके समर्थन में जो अर्थशास्त्री थे, उन्होंने इसकी जमकर आलोचना की और इनका मानना था कि मजदूरी हमेशा जीवन निर्वाह मजदूरी से ऊपर होता है, और जिससे कि मजदूरों की स्थिति अच्छी होती है, और अधिक होने के कारण जीवन निर्वाह मजदूरी रहन सहन स्तर के बराबर होना चाहिए। यानी कि रहन सहन स्तर के बराबर होने का मतलब जीवन निर्वाह स्तर से अधिक होना चाहिए मजदूरी। तो अर्थात मजदूरों को रोटी कपड़ा, केवल भोजन की व्यवस्था ना हो, मजदूरों को रोटी कपड़ा और उनकी अन्य जरूरतें जो जीवन को जीने के लिए जरूरी हैं, जो समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए अनिवार्य हैं, उतनी मजदूरी मजदूरों को मिलनी चाहिए, जिससे कि मजदूरों की स्थिति अच्छी हो सके। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए इस सिद्धांत का सुधरा हुआ रूप मजदूरी के रहन सहन स्तर के सिद्धांत के रूप में व्यक्त किया। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी जीवन निर्वाह के बराबर नहीं, बल्कि रहन सहन स्तर के बराबर होनी चाहिए। इस सिद्धांत के समर्थकों का यह मत रहा कि श्रमिक को अधिक रहन सहन के स्तर के बराबर मजदूरी मिल जाए तो उसे वे वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी जिनसे उसकी कार्य क्षमता भी बढ़ सकेगी, वह अपने भविष्य के लिए कुछ बचा भी सकेगा। इन दृष्टिकोणों से मजदूरी का यह सिद्धांत जीवन निर्वाह सिद्धांत की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण तथा उत्तम है। तो इन्होंने कहा कि जीवन निर्वाह सिद्धांत के अंतर्गत जो मजदूरी का दर की चर्चा की गई वह ठीक नहीं है, और मजदूरी कम से कम रहन सहन स्तर के बराबर होना चाहिए। अर्थात मजदूर को इतनी मजदूरी मिल सके कि वो अपना सेविंग भी कर सके, और कंजम्पशन के साथ साथ कंजम्पशन उपभोग के साथ साथ सेविंग भी कर सके, और अपने भविष्य के लिए कुछ आकस्मिक खर्चों के लिए बचा सके और एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो इसलिए इस मजदूरी के सिद्धांत को अधिक विवेकपूर्ण मजदूरी का सिद्धांत माना गया, और इसे जीवन निर्वाह सिद्धांत के ऊपर। तो अभी हमने देखा कि मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत और मजदूरी का रहन सहन सिद्धांत, ये दो सिद्धांत शुरुआती दौर में दिए गए। कब दिए गए? तो 18वीं शताब्दी में दिए गए, क्योंकि टर्गट जिन्होंने प्रथम सिद्धांत मजदूरी का दिया, जीवन निर्वाह सिद्धांत, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, तो उन्होंने इस सिद्धांत को 1764 के आसपास दिया, क्योंकि 1726 में उनका जन्म हुआ था और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही 1774 के आसपास बने थे। तो मजदूरी का प्राकृतिक सिद्धांत इन्होंने दिया। इसको मजदूरी का प्राकृतिक सिद्धांत भी कह सकते हैं, क्योंकि प्राकृतिक मजदूरी दर की बात इसमें की गई और इस सिद्धांत की आलोचना की गई फिर जीवन के रहन सहन सिद्धांत से। मजदूरी का रहन सहन सिद्धांत जो था, इसने ये आलोचना की कि प्राकृतिक मजदूरी दर बहुत ही कम होती है और वास्तव में मजदूरी दर इससे अधिक होगी, क्योंकि मजदूर अपने मजदूरी का बचत भी करता है, उपभोग भी करता है, और उसके जीवन के लिए इतनी मजदूरी आवश्यक है कि उसका जीवन अच्छे से कट सके। तो ये दो सिद्धांत दिए गए शुरू में
लेकिन इन दोनों सिद्धांतों का बहुत ज़्यादा उल्लेख आपको नहीं मिलेगा आगे के चैप्टर्स में या इकोनॉमिक्स में आगे में कोई बहुत ज़्यादा इसका उपयोग नहीं हुआ। इसका ये कारण था कि ये दोनों सिद्धांत बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं हुए। इसके बाद जे.एस. मिल, प्रोफेसर जे.एस. मिल ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसका नाम था मजदूरी कोष सिद्धांत। मजदूरी कोष सिद्धांत काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और बहुत ही उपयोगी सिद्धांत है। और इसमें किस प्रकार से मजदूरी का निर्धारण होता है इसको हम इस आगे देखने जा रहे हैं। इसको ध्यान से देखिए और समझिए कि जे.एस. मिल ने किस प्रकार से मजदूरी कोष का सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने कैसे समझाया कि मजदूरी कैसे निर्धारित होगी और इस सिद्धांत में और क्या क्या है। चलिए आगे देखते हैं। अब मजदूरी कोष का सिद्धांत देखेंगे। वेज फंड थियरी, मजदूरी कोष का सिद्धांत। इसके पहले हमने देखा जीवन निर्वाह का सिद्धांत, मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत। उसके बाद हमने देखा कि रहन सहन का सिद्धांत। जीवन निर्वाह सिद्धांत कहता है कि मजदूरी प्राकृतिक मजदूरी के बराबर होगी, मार्केट मजदूरी, और जो कि बहुत कम होगी, जो जीवन निर्वाह स्तर के ही बराबर होगी। फिर रहन सहन मजदूरी का रहन सहन सिद्धांत आया, उसने उसकी आलोचना की और इसने कहा कि नहीं, मजदूरी उससे अधिक होती है जिसमें मजदूर अपने भविष्य के लिए कुछ सेविंग्स भी करते हैं। उसके बाद मजदूरी कोष का सिद्धांत आया। मजदूरी कोष का सिद्धांत प्रोफेसर जे.एस. मिल ने दिया, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया। इन्होंने इस सिद्धांत की चर्चा अपने पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में की 1848 में। ये याद रखना है आपको। किताब का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और 1848 में इन्होंने लिखा। और जेस मिल ने लिखा। जेस मिल का जन्म 1806 में हुआ था, ब्रिटेन में, यूके में। और ये बहुत ही तेज बुद्धि के थे, असामान्य बच्चे थे, क्योंकि ये 3 वर्ष की उम्र में इन्होंने पूरा ग्रीक भाषा सीख लिया था। ठीक है, इन्हें पूरा ग्रीक भाषा आ गया था बोलना। और 8 वर्ष की उम्र में तो पूरा हेरोडोटस पढ़ लिया था। तो इसी से पता चलता है कि ये बहुत ही तेज बुद्धि के थे, बचपन से ही बहुत तीव्र बुद्धि के थे। 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने एक किताब भी लिख दी थी। तो इसी से पता चलता है कि वो कितने तेज बुद्धि के थे और बहुत सारी डिग्रियां उन्होंने हासिल की। और उसी में के चलते एक चूंकि ये राजनीति में भी सक्रिय थे, तो बाद में चल के ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, मतलब सांसद भी बने। और चूंकि लिबरल पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। और फ्रांस आते जाते रहते थे। फ्रांस आते जाते समय उनके पिताजी फ्रांस में थे, तो फ्रांस में एक बार रुके। और रुके तो इनसे लिबरल पार्टी के लोग आए मिलने। फिर इनको आ, पसंद आया और इन्होंने फिर वो लिबरल पार्टी ज्वाइन किया और उससे फिर चुनाव लड़े, फिर सांसद भी बने। तो राजनीति में भी सक्रिय थे। तो जेस मिल को पहाड़ी दृश्य, पहाड़ घूमना बहुत पसंद था और पहाड़ से बहुत लगाव था। तो ये उनकी जीवनी है। तो बहुत ही अच्छा उनका योगदान है जेस मिल का, पॉलिटिकल साइंस में भी और इकोनॉमिक्स में तो है ही बहुत अधिक। तो उन्होंने ही 1848 में किताब लिखी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये आपको याद रखना है, किताब का नाम कई बार पूछ देता है कि पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी किसने लिखी है, तो जे.एस. मिल ने लिखी है। और पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी कब लिखी गई, तो 1848 में लिखी गई। ये हमें याद रखना है। 1848 में प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखी गई जे.एस. मिल के द्वारा। तो उन्होंने मजदूरी कोष का सिद्धांत प्रतिपादित किया, और जिसे इंग्लिश में वेज फंड थ्योरी कहते हैं। और उनका ये कहना था कि मजदूरी श्रम की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। श्रम की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। और उन्होंने इसे इस प्रकार से व्यक्त किया कि मजदूरी जनसंख्या तथा पूंजी के संबंध पर निर्भर करती है, अर्थात जनसंख्या और पूंजी में क्या संबंध है, इस पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले मजदूर किसे कहते हैं। उन्होंने कहा कि जो दिए हुए मजदूरी पर मजदूरी करने को तैयार है, अपना श्रम बेचने को तैयार है, तो उसे हम लेबर सप्लाई कहेंगे। ठीक है, लेबर सप्लाई।
लेबर सप्लाई किसको कहते हैं? जो व्यक्ति दिए हुए मजदूरी पर अपना श्रम देने को तैयार है, कार्य करने को तैयार है, ये हो गया लेबर सप्लाई। ठीक है, इसको हम SL कह सकते हैं, सप्लाई ऑफ लेबर, शॉर्ट में। दूसरी तरफ उन्होंने पूंजी, कैपिटल, कैपिटल उसे कहा। ध्यान से सुनते चलना, ध्यान से सुनते चलिएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, क्योंकि एक दूसरे से एक कड़ी की तरह जुड़ता जाएगा। तो एक कहानी बन जाएगी, और कहानी की तरह आप समझ लेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। तो कैपिटल उसे उन्होंने उसे कहा, या पूंजी, पूंजी उन्होंने उसे कहा कि जो अ, उत्पादन कार्य में लगे हुए मजदूर हैं, श्रमिक हैं, और उनको मजदूरी भुगतान के लिए प्रयोग किया जाता है। मजदूरी भुगतान या कच्चे माल को देना, यानी उत्पादन कार्य में जो साधन लगे हुए हैं उनको भुगतान जो किया जाता है उसे उन्होंने कैपिटल कहा, कैपिटल। तो जो मजदूरी का भुगतान करने के लिए कोष रखा गया है, उसको उन्होंने पूंजी कहा, और उस पूंजी को ही उन्होंने कहा मजदूरी कोष, क्योंकि मजदूरों को भुगतान करने के लिए ये रखा गया है। और मजदूरों को भुगतान करने के लिए रखा गया है, इसलिए इसको उन्होंने वेज फंड कहा, वेज फंड, मजदूरी कोष। इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं WF। ठीक है, तो मजदूरी कोष कहा। तो अब समस्या यहीं से शुरू होती है। अब उन्होंने ये कहा कि चूंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी, जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है, पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या होगा? बढ़ेगा। सप्लाई ऑफ लेबर जब बढ़ेगा तो जो वेज फंड है वो घटेगा, यानी कि WF क्या होगा? घटता है। सप्लाई ऑफ लेबर, और दूसरा चीज हो गया मजदूरी कोष, वेज फंड। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ने से सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा तो जो वेज फंड तो स्थिर है, ये तो स्टेबल है, तो प्रति मजदूर मजदूरी कम होगी। क्या होगा? वेज कम होगा। क्यों? क्योंकि वेज फंड स्थिर है, कैपिटल स्थिर है, और लेबर की सप्लाई यानी कि मजदूरों की संख्या बढ़ रही है, तो प्रति व्यक्ति जो वेज है, अब कहने का मतलब ये फंड तो स्थिर है और संख्या बढ़ रही है मजदूरों की, सबको इसी में से मिलना है, सबको इसी से मिलना है, मजदूरी कोष से ही मिलना है। तो जब इनकी संख्या ज्यादा होगी तो प्रति व्यक्ति वेज कम होगा, जाहिर सी बात है, एक व्यक्ति को कम मिलेगा। तो वेज बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, या तो पॉपुलेशन को कम कर दिया जाए, पॉपुलेशन को, जनसंख्या को कम किया जाए, और या तो वेज फंड को बढ़ाया जाए। दो ही तरीका है, या तो पॉपुलेशन को कम कर दिया जाए या तो वेज फंड को बढ़ाया जाए। यदि पॉपुलेशन कम हो जाती है तो भी प्रति व्यक्ति मजदूरी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, और या वेज फंड बढ़ जाता है तो भी वेज बढ़ जाएगी, क्योंकि अब अधिक मात्रा रहेगा मजदूरों को देने के लिए। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिसमें हम वेज को बढ़ा सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे वही चीज लिखी गई है। अब चूंकि माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत से जेम्स मिल का जनसंख्या सिद्धांत प्रभावित था। माल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया था। माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत 1766 में दिया था, और उन्होंने एक किताब लिखी थी माल्थस ने। अ, ये भी ब्रिटेन के अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल अर्थशास्त्री माने जाते हैं। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत दिया था इन्होंने, और उन्होंने इनका जन्म जो है वो 1766 में हुआ था। तो अ, इसका मतलब कि ये जेएस मिल के पहले थे, क्योंकि जेएस मिल का जन्म 1806 में हुआ था। तो अ, जो माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया था 1798 में, यानी कि जेएस मिल के पैदा होने से पहले ही इन्होंने सिद्धांत दे दिया था। और इन्होंने एक किताब लिखी थी माल्थस ने, एन एस्से
ऑन द, ये याद रख लेना, किताब का नाम ये आता है एग्जाम वगैरह में। हम प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इन्होंने लिखा था 1798 ईस्वी में। ये किताब का नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इन्होंने में इस सिद्धांत में इन्होंने यही कहा था कि जनसंख्या जो बढ़ती है वो अंकगणितीय दर से बढ़ती है। जैसे 2 का 4 होगी, 4 से फिर जनसंख्या जो बढ़ती है वो ज्यामितीय रेट से बढ़ती है, सॉरी ज्यामितीय गुणात्मक दर से बढ़ती है। यानी कि 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32 होगा, ठीक है, 32 से 64 होगा, इस दर से बढ़ती है। जबकि खाद्यान्न, फूड का उत्पादन कैसे बढ़ता है? फूड का उत्पादन अंकगणितीय से दर से बढ़ता है। ऐसे बढ़ेगा, 2 से 4 होगा, 4 से 6 होगा, 6 से 8 होगा, 8 से 10 होगा, 10 से 12 होगा, इस दर से बढ़ती है। तो इस तरह से दोनों में बहुत गैप हो जाता है, जनसंख्या और खाद्यान्न भोजन उत्पादन में बहुत गैप हो जाता है। और इस प्रकार से जो प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता है वो बहुत कम होती जाती है। फिर उन्होंने कहा, माल्थस ने ये भी कहा कि इसीलिए जो प्राकृतिक आपदाएं हैं मनुष्य के ऊपर, बाढ़ है, भूकंप है, एक ही बार भूकंप आ जाएगा तो लोग कहेंगे कि ये तो विष्णु भगवान करवट लिए हैं तो धरती हिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। भूकंप आता है, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, और एक बहुत कोई बड़ी बीमारी आ जाएगी, जैसे कोरोना वायरस आ गया, तो वो जनसंख्या को कंट्रोल कर लेती है। इसीलिए उन्होंने सुझाव दिया कि व्यक्ति को खुद ही अपने समझ से जनसंख्या को नियंत्रित कर लेना चाहिए। नहीं तो जब प्रकृति नियंत्रित करेगी तो वो बहुत ही कष्टकारी होगा और चारों तरफ लाशें बिछ जाएंगी। तो ये माल्थस का सिद्धांत था। इससे जेएस मिल प्रभावित थे, और उन्होंने कहा कि जनसंख्या की वृद्धि बचत की वृद्धि दर से ज्यादा होगी, क्योंकि जो पूंजी कोष है या मजदूरी कोष है, जो अभी हम पढ़े, मजदूरी वेज फंड जो कोष है, ये निर्भर करेगा सेविंग पर, जनता की सेविंग पर। जनता की सेविंग यदि बढ़ेगी तभी हम वेज फंड को बढ़ा पाएंगे, तभी हम वेज फंड को बढ़ा पाएंगे, और तभी हम वेज को बढ़ा पाएंगे, क्योंकि मजदूरी तो जनसंख्या तो कम होने से भी कम नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि लेकिन सेविंग की जो वृद्धि दर है वो पॉपुलेशन की वृद्धि दर से कम होगी। पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ेगा तो सेविंग में कमी उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी, और यही कारण है कि तुलना में वेज फंड कम ही रहेगा, तो इसीलिए मजदूरी कम ही रहेगी। तो और सबका जड़ क्या है? पॉपुलेशन में वृद्धि। सब चीज का जड़ क्या है? पॉपुलेशन में वृद्धि। तो इसलिए उन्होंने कहा कि यदि वेज को बढ़ाना है, मजदूरी को बढ़ाना है, तो जनसंख्या को कम रखना पड़ेगा, तभी वेज बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये उनका मूल सिद्धांत था कि यदि वेज को बढ़ाना है तो जनसंख्या को कम रखिए, तभी वेज बढ़ेगा। एक दूसरा तरीका उन्होंने कहा कि यदि जो पूंजीपति है, जो मालिक है, वो अपने लाभ की कटौती करके, प्रॉफिट में कमी करके यदि वेज को बढ़ाता है, मान लो ना तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ना तो पॉपुलेशन में कमी हो रही है, ना तो वेज फंड बढ़ रहा है, ठीक है, ना तो वेज फंड में वृद्धि हो रही है, वेज फंड भी स्थिर है, तो यदि जो मालिक है वो अपने लाभ में कटौती करके वेज को बढ़ा देता है और मजदूरी को मजदूर को मजदूरी देता है, तो इसका असर ये होगा कि वो डिमांड फॉर लेबर यानी कि श्रमिकों की मांग फिर घटा देगा। श्रमिकों की मांग जब घटेगी तो निश्चित रूप से जो डिमांड है, डिमांड फॉर लेबर है, वो कम हो जाएगा सप्लाई ऑफ लेबर से, और इसका असर ये होगा, हम जानते हैं ये सर्वविदित है कि वेज ये कम करेगा। इसका मतलब वेज घटेगा। वेज घटेगा तो वो फिर वही स्थिति आ जाएगी ले दे करके कि वेज पहले के स्तर पे ही आ जाएगी। तो कुल मिलाकर कि यही निष्कर्ष निकलता है कि पॉपुलेशन को नियंत्रित करा जाए। पॉपुलेशन यदि नियंत्रित होगा तो ही वेज को हम बढ़ा करके श्रमिकों की स्थिति को सुधार सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि प्रोफेसर जेएस मिल ने मजदूरी कोष के सिद्धांत को किस प्रकार से दिया है, और उसमें
उनका सिद्धांत क्या कहता है मजदूरी निर्धारण के संबंध में, तो इसके बारे में अभी हमने विस्तार से देखा कि किस प्रकार से मजदूरी कोष और पॉपुलेशन के बीच उन्होंने संबंध स्थापित करते हुए और मजदूरी को निर्धारित किया। और उन्होंने ये भी दिखाया कि यदि पॉपुलेशन को, जनसंख्या को स्थिर कर लिया जाए या जनसंख्या को हम कम कर लें तो मजदूरी को बढ़ाया जा सकता है, या दूसरा रास्ता ये है कि मजदूरी कोष को हम बढ़ा दें तो भी मजदूरी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन समस्या ये कि मजदूरी कोष निर्भर करती है बचत पे और बचत निर्भर करती है जनसंख्या पे। तो यदि जनसंख्या बढ़ेगी तो इन्होंने ये भी कहा कि जनसंख्या की वृद्धि दर तेज होगी बचत की दर से। तो जनसंख्या की वृद्धि दर चूँकि ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी बजाय कि मजदूरी कोष के, तो परिणाम स्वरूप जो मजदूरी होगा वो कम होगा, मजदूरी कम ही बना रहेगा। तो इनका भी सिद्धांत यही कहता है कि मजदूरी कम होगा। कारण ये है कि जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन जब बढ़ेगा तो श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी, यानी कि अपना लेबर करने के लिए बहुत सारे मजदूर तैयार होंगे, तो इस कारण से उनको कम मजदूरी में ही खरीदा जा सकेगा, तो इसी कारण से वेज कम रहेगा। तो ये था मजदूरी कोष का सिद्धांत। अब इसके आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, मजदूरी के सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, और उसके बाद फिर आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने मजदूरी के संबंध में क्या सिद्धांत व्यक्त किया, किस प्रकार से उन्होंने मजदूरी को समझाया, उसको हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।